चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका चहेती डीके जी। मेरे साथ है बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रीति शेखर जी हैं। उनसे बात करते हैं कि मैम आप हमको बताइए कि देख रहे हैं ना कि कितना प्रोटेस्ट नियोजित शिक्षकों को लेकर के मैं बात कर रही हूँ। तो ऐसे क्या कारण है कि मतलब कि सरकार मतलब कि उस पे मांग नहीं रख रही है? बिल्कुल, सरकार नियोजित शिक्षकों के सभी मांगों पर बहुत ही धैर्यपूर्वक उनके बातों को सुन भी रही है और उनके मांगों पर बहुत ही अच्छे से विचार भी कर रही है। अगर ऐसा नहीं होता, तो आपने देखा होगा कल भी हमारे आदरणीय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी से नियोजित शिक्षक मिलने के लिए आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि किसी भी कीमत पर उनकी नौकरी नहीं जाएगी। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो सक्षमता परीक्षा की जो बात आ रही है, उससे मेरा यह निवेदन है सभी आदरणीय शिक्षकों से, हमारे सभी भाइयों बहनों से, कि उससे आप पीछे ना हटे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक हम भी अपने घर में बच्चों को चाहते हैं कि अच्छे शिक्षकों से हम लोग पढ़ाएं, उनकी गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। तो जब सरकार ऐसे नियम को लाई है तो आपको भी पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि इसके माध्यम से आप अपने अंदर की क्षमता को आप लोगों को बता दीजिए कि आप में भी क्षमता है। और दूसरी बात कि जो एक प्रश्न उठ रहा था लोगों की तरफ से, शिक्षकों की तरफ से, कि वो ऑफलाइन ही एग्जाम दे सकते हैं, ज्यादा कंफर्टेबल है। आज मैं बात की तो बोले कि 3 गो है ऑनलाइन और 2 है ऑफलाइन। तो वो कह रहे हैं कि हम मतलब कि नहीं देंगे। हम देखिए ऐसा नहीं है कि एग्जाम के खिलाफ है, लेकिन जिंदगी भर तक हम एग्जाम देते रहे। एग्जाम कितने को पूछिएगा सरकार से कि दक्षता और सक्षमता में क्या अंतर है। हम सब एग्जाम दे करके हम पास करके सारा चीज आए हैं, तभी तो हमको यहाँ पर नियुक्ति किया गया है। तो बार बार रिटायरमेंट के 3 महीना समय है, किसी का 6 महीना समय है, तो क्या परीक्षा देना, क्या माउस पकड़ना इसके खिलाफ है कंप्यूटर पे एग्जाम देने से। देखिए, यह तो आप सब लोग इस बात से अवगत होंगे कि और हमारे हमसे सहमत भी होंगे कि यदि शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन लाना है, जिसके माध्यम से हम देश की नींव को मजबूत कर सकते हैं, यही शिक्षा एक सबसे सशक्त माध्यम होता है। तो उसके लिए अभी देखिए बीपीएससी से नियुक्ति हो रही है, तो ये बहुत ही अच्छा हो रहा है। और यदि जो नियोजित शिक्षक हैं, नए जनरेशन के लिए ना, पहले का लेकिन जो ऑलरेडी हैं शिक्षक हमारे यहाँ नियोजित, उनको राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए। तो राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के लिए ये कवायद चल रही है। अगर उनको नहीं मिलना चाहिए या नहीं मिले तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, निकाला नहीं जाएगा। लेकिन निकाला नहीं जाएगा जब हम नहीं देंगे क्षमता परीक्षा। अभी इस पर विचार चल रहा है। इसके जो नियम है, हमारे उप मुख्यमंत्री ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया, उनसे बात हुई है और जो वार्ता निकलेगी, अगर नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता होगी और जो उचित होगा वैसा निर्णय सरकार की तरफ से जरूर लिया जाए। तो आप देख रहे हैं कि बीपीएससी 3.0 को लेकर के बच्चे बहुत अग्रसर हैं और आक्रोश उनमें भरा हुआ है। बोल रहे हैं कि हमको एज रिलैक्सेशन का छूट चाहिए, जो मिसाइल नीति चाहिए। तो क्या कहेंगे? देखिए, जो नियम टीआरई 2 में जो हुआ था उसके आधार पर ही टीआरई 3 होगा। और आप देखिए कि पहले से ज्यादा संख्या में नियुक्तियां हो रही हैं और टीआरई 4 का भी डेट निकल चुका है। तो लोग जो अपेक्षा भी नहीं कर समय क्या इतना मतलब जल्दी जल्दी क्यों, इतना गैपिंग हो करके नहीं एग्जाम उनको करने की, इतना जल्दी जल्दी लेने का मतलब क्या है? कम से कम 3 मंथ का तो समय होना चाहिए ना। एक बात बताइए, जो अगर नहीं होता दो तो उनको भी लगता है कि हमारा इतना समय किल हो गया, मार्च में जो लेने की बात कर रहे थे लोग, हाँ। और अब जब हो रहा है तो उनको फिर उनके लिए तो अच्छा ऑप्शन है कि अगर जिनकी जो ऑलरेडी तैयारी में थे वो अभी एग्जाम दे लेंगे, जो लोग और थोड़ी तैयारी बची हुई होगी तैयारी के साथ आगे दे देंगे एग्जाम। तो इसमें उनके लिए और अच्छा अपॉर्चुनिटी है मुझे लगता है, और इसको अवेल करना चाहिए। एज के लिए छूट मांग रहे हैं। देखिए, एज की छूट जो मांग रहे हैं, इसी के लिए आप इतनी जल्द जो परीक्षा आयोजित की जा रही है उनको उसमें एकोमोडेट कर दिया जाएगा, यानी कि उसको उसमें फायदा मिल जाएगा जो अभी एग्जाम हो रहा है। ये मांग है कि एज स्टेट डीएल पेयरिंग बच्चों को मतलब उसमें मतलब कि लेने के लिए मांग कर रही है। जो बीएड किए हुए हैं, जो डीएल का बच्चे अभी पास आउट कंप्लीट नहीं हुए, तो वो कहें कि हमको जो 3.0 तो उसमें हमको मतलब कि बीपीएससी में हमको मतलब जब फॉर्म भरने का मौका मिले, ये भी मांग है। देखिए, मांग निश्चित रूप से लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर अपनी मांगों को वो रख सकते हैं, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन बात यह है कि जो नियम है, जिस हिसाब से अभी तक नियुक्तियां हुई हैं, उसी के तरीके से आगे भी नियुक्ति की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जहां तक बात है शिक्षकों की ज्यादा संख्या को हम लोग नियोजन में शामिल कर रहे हैं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले और दक्ष शिक्षक लोगों को पढ़ाने के लिए सामने आए, इसकी पूरी कवायद चल रही है। तो इसमें मुझे लगता है कि सभी शिक्षक समाज को इसका सपोर्ट करना चाहिए और उनकी ही मांगों को मांग कर
और अभी जो निर्णय होने जा रहा है कि 3 के बजाय 5 बार वो दे सकते हैं, परीक्षा में बैठ सकते हैं और ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन भी परीक्षा देने की बात हो रही है। तो इसको स्वागत करना चाहिए मुझे लगता है, और उनको तैयार रहना चाहिए कि वो भी किसी से कम नहीं। हाँ, तो वो तो कह रहे हैं कि देखिए एग्जाम देना कि नहीं है, लेकिन जो बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन पूछेंगे, जो हम पढ़ाते हैं करते हैं, डिपार्टमेंटल जो एग्जाम होता है, उस तरीके से हम नहीं, लोग को नहीं, लिया जाए। इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये परीक्षा का पैटर्न बहुत ही हल्का होगा और एक फॉर्मेलिटी होगा, इसमें कहीं से भी कोई बहुत कठिन कोई प्रश्न नहीं रहेंगे और ऐसा रहेगा प्रश्न जो कि सभी लोग आसानी से उसको पार कर जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो मुख्यमंत्री जी ने सबको संतुष्ट किया इस बात से, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अब उनको सड़कों पर उतरने की आवश्यकता है, क्योंकि अब देखिए हम सब लोग मिलकर, और उन्होंने डिप्टी सीएम से मुलाकात की तो उसका फलाफल निकलने के लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी चिंतित हैं, तो सब लोग मिलकर उनके भविष्य के लिए और देश के भविष्य के लिए, हमारे बिहार के भविष्य की चिंता हम लोग कर रहे हैं, इसलिए उसमें उनको भी सहयोग करना चाहिए। 2 कदम वो आगे बढ़े, 2 कदम हम आगे बढ़े, जहाँ एक दूसरे को पीछे हटने की जरूरत होगी वहां पर भी उसके लिए तैयार रहें, तो निश्चित रूप से देश का भविष्य संवरेगा। एकदम जिद पर अड़े हुए हैं वो लोग कि हम नहीं देंगे तो एग्जाम नहीं देंगे। देखिए आप बाकी हम 24 में दिखा देंगे, 25 में दिखा देंगे, ये सब बात कर रहे हैं ये लोग। देखिए अभी क्योंकि बूथ पर तो वही लोग रहते हैं। ये देखिए चुनावी वर्ष है, सबों को लगता है, किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, जब चुनावी वर्ष होता है तो हर किसी को लगता है कि अभी ये उपयुक्त मौका है कि हम मांग रखेंगे और हमारी मांग को पूरा करना ये सरकार का एक मतलब कह सकते हैं कि उनकी जवाबदेही बन जाएगी या मजबूरी बन सकती है। इसीलिए सभी वर्ग में आप देखेंगे अभी ज्यादा आंदोलन होते हैं, लेकिन इस बात को के लिए हमारी पार्टी बिल्कुल हमारे शिक्षक बंधुओं को आश्वस्त करती है कि उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, उनकी नौकरी नहीं जाएगी, और इससे बड़ा मुझे लगता है कि सपोर्ट और सिस्टम से मुझे नहीं लगता कि और मिल सकता है, तो इसके लिए उनको स्वागत भी करना चाहिए इसके लिए। तो अब तो देख रहे हैं कि अब आते हैं मुद्दे पर। देख देख दोस्तों कि आप बताइए कि बिहार में डबल इंजन की सरकार बन गई है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब कि 25 आते आते कुछ फैक्ट्रियां जो है बंद हैं, जैसे आपको शुगर के मिल वाला जो है वो बंद है, तो क्या ओपन होगा और कुछ फैक्ट्रियां लगेंगे, ऐसा कुछ होगा बिहार में? देखिए बिहार में नई औद्योगिक नीति फलीभूत होगी, और जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है और उद्योग के जो भी यहाँ पर विकल्प हैं मौजूद, उसका भरपूर प्रयोग किया जाएगा और बिहार में औद्योगिक क्रांति आएगी निश्चित रूप से। अब जब डबल इंजन की सरकार है तो यहाँ न तो नीति की कमी है, न तो नियत का अभाव है, और न तो अब उद्योग धंधे लगाने के लिए अच्छी पॉलिसी का अभाव होगा। बस हम तो आमंत्रित करते हैं कि अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स आए और बिहार में अपने निवेश करें। अच्छा, जेन्युइन तौर पे देखा जाए ना कि जो बच्चे जो पास होते हैं, जो अच्छा नंबर लाते हैं तो उनको ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता है ना? जो कम नंबर लाते हैं उनको उतना प्राथमिकता नहीं देता है, वो तो जानते ही हैं, है ना? तो राजनीतिक में ऐसा कम क्या हो गया कि कम नंबर वाले बनते हैं सीएम और ज़्यादा नंबर वाले बनते हैं डिप्टी सीएम, इसका क्या कहें? देखिए राजनीति में अभी तक डिग्री के बेस पर, उस आधार पर अभी तक कोई पद पर लोग नहीं गए। दूसरी बात यह है कि यह लोकतंत्र है और यहाँ पर संख्या का गणित चलता है। आपकी केमिस्ट्री अंदर क्या है वो मायने नहीं रखती है, लेकिन जिस केमिस्ट्री से रिएक्शन हो जाए जिससे कि आप कुछ आउटपुट दे सके, वो यहाँ पर काम करता है। तो राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कभी कभी ऐसा होता है कि कम सीट लाकर भी वो प्रोमिनेंट बन जाते हैं, वो एक मुख्य धारा में आ जाते हैं। जो ज्यादा लाते हैं वो भी आपने देखा होगा, एक मांझी जी को देखे हैं। कोरा जी बने थे, तो इसी तरह कई कई ऐसे मांझी जी भी बने थे। तो ऐसा होता है कि कभी कभी जब मौका आता है तो जब मतलब कोई मुकद्दर के सिकंदर बन सकते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति बीजेपी में देखिए कि आप जैसे आप महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता जी, अब देखिए कि डायरेक्ट राज्यसभा में गई थे साल के लिए। नहीं, डायरेक्ट नहीं गई है, ये कहना उचित नहीं होगा। इसके पीछे उनकी लंबी तपस्या है, उन्होंने लंबे समय से काम किया है, उनके पूरे परिवार ने पार्टी की सेवा की है और स्वयं उन्होंने वर्षों से पार्टी में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया और बहुत ही सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। और आज जब मौका आया है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति वंदन विधेयक अधिनियम को पारित करते हैं और दोनों सदनों में जब आने वाले भविष्य में 33% महिलाओं की जगह सुनिश्चित होने वाली है, तो वैसे समय में हमारी पार्टी ने एक महिला को मौका दिया, एक अति पिछड़ा समाज की महिला को मौका दिया,
तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे लगता है दूसरी पार्टियों को भी इससे सीख लेनी चाहिए कि अगर मुख्य धारा में रहकर पार्टी के लिए समर्पित भाव से यदि कोई महिला काम करे तो वो जो सोच भी नहीं सकती है उस मुकाम को भी वो हासिल कर सकती बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं मेरे साथ से प्रवक्ता भी बीजेपी के प्रीति शेखर मैम है। और देखिए आगे क्या होता है दोस्तों, बाकी तो अब टीचर लोग को समझने की जरूरत है, थोड़ा सा शांति भाव से समझे इस चीज को, क्योंकि ये चलाना रहता है पूरा बिहार को, कैसे क्या चलता है, किस जैसे हर तरीके से अगर कर करके एक संगठन बना करके आज पेपर नॉर्म्स क्या है इस तरीके से पढ़ करके आगे बढ़े, और आगे क्या होता है दोस्तों देखते रहिए डीके चैनल में लाइक करके सब्सक्राइब करें, उसी तरह से फॉलो करे जाए।